मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। यह नोवेल मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। इस नोवेल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा हूं। एपिसोड 6 बोली सभी के ध्यान का केंद्र बन गई थी। हालांकि वह वास्तव में उस कृपाण को चाहता था। 10 लाख सोने के सिक्कों की तो बात ही छोड़िए, अगर यह 2 लाख 3 लाख भी होते तो अयान निश्चित रूप से एक कृपाण खरीद लेता जो बिजली की शिरा विशेषता को तनाव महसूस करा सकती थी। ये देखकर कि महिला ने पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है, उसने अपनी कृपाण वापस लेना चाहा। अयान ने असहाय होकर आह भरी और अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे 10 लाख चाहिए। इस समय दृश्य पर असंख्य जोड़ी आंखें अयान पर टिकी थीं। महिला की आंखों में एक असाधारण चमक तुरंत चमक उठी और वह शानदार निगाहें एक पल में गायब हो गईं। हा, कोई सचमुच इस चाल में फंस गया। अंततः कोई व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका। दूसरों ने कहा, हाँ, इस टूटी हुई कृपाण की कीमत 100 चांदी के सिक्के हैं। अयान ने सबकी खिल्ली को नजरअंदाज कर दिया और शांति से बैठ गया। नीलामी करता आगे बढ़ा और मुस्कुराया। यह नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। वीआईपी बोलीदाताओं, कृपया बाद में आएं और व्यापार करें। नीलामी हॉल के पीछे एक लंबा गलियारा था। गलियारे के दोनों ओर कई छोटे छोटे व्यापारिक हॉल थे जिनमें नीलाम किए गए खजाने रखे हुए थे। अयान एक नौकरानी का पीछा करते हुए 10वें व्यापारिक हॉल में गया और दरवाजा खोल दिया। अंदर केवल 2 लोग थे। उनमें से एक रहस्यमयी काली घूंघट वाली महिला थी, जबकि दूसरी एक किशोरी लड़की थी। छोटी लड़की ऐसी लग रही थी जैसे उसे जैद पत्थर से तराश कर बनाया गया हो। उसकी बड़ी काली आंखें चमक रही थीं, उसकी छोटी नाक प्यारी और मनमोहक थी, और उसकी बर्फ सी सफ़ेद त्वचा चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह थी। वह ब्रोकेड के मिंक फर से बनी पोशाक पहने थी, और उसका बड़ा फर वाला कॉलर उसे और भी अधिक सुंदर और आकर्षक बना रहा था। हालांकि साल के इस समय में इतने मोटे कपड़े पहनना थोड़ा ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण था। छोटी लड़की ने खेल खेल में अपने पैर हिलाए। उसने एक सुंदर प्लेट से पारदर्शी पेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपना सिर काटा और सिर झुकाकर अयान को उत्सुकता से देखा। काले घूंघट वाली महिला ने अभी भी अपना घूंघट नहीं हटाया। उसने प्यार से छोटी लड़की के काले बालों को सहलाया और उसे लाड़ प्यार करते हुए कहा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? घुटना मत। छोटी लड़की सूरज की तरह मुस्कुराए। अयान एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, मैं यहाँ वही चीजें लेने आया हूँ जो मैंने ली थी, लेकिन। महिला की आंखें मुड़ गईं और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास कोई नकदी नहीं है। अयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या मैं इसे किसी और चीज से बदल सकता हूं? जैसे ही उसने ये बात कही, अयान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुलेख और पेंटिंग निकाली। यह सबसे अच्छी और सबसे महंगी सुलेख और पेंटिंग थी जो उसने संरक्षित की थी, और यह उससे भी बेहतर थी जो उसने पहले नगर के स्वामी को दी थी। अयान ने कहा, इस सुलेख पेंटिंग की कीमत लगभग 2 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर है। बाजार में समान स्तर पाना अत्यंत कठिन है। मैं इसका उपयोग 1.5 मिलियन स्वर्ण सिक्कों की भरपाई के लिए करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? अयान की हरकतें 500,000 युआन के नुकसान के बराबर थीं, लेकिन कौन जानता था कि महिला मुस्कुराकर अपना सिर हिला देगी। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 1.5 मिलियन के लिए 2 मिलियन, तुम तो बदलने वाले भी नहीं हो। महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे केवल नकद चाहिए। अयान ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि यह महिला स्पष्ट रूप से उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही थी। एक नीलामी घर के व्यवसायी के रूप में वह इसका लाभ कैसे न उठा सकते थे? ठीक है, अयान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा इंतजार करो। 2 घंटे बाद मैं इसे खरीदने के लिए पैसे ले लूंगा। महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आमने सामने सौदा करें। 2 घंटे बाद मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये चाकू मेरी निजी वस्तु है। यह नीलामी घर के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। उन दोनों की बातें सुनकर छोटी लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी आवाज पीतल की घंटियों के जोड़े के समान कर्कश थी। जहां तक अयान का सवाल है, वह धीमी आवाज में ये कहे बिना नहीं रह सका, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ। महिला ने काली कृपाण को सहलाया और जानबूझकर या अनजाने में अयान की ओर देखा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ये कृपाण क्यों खरीदी। अयान के दिल में अलार्म बज उठा। क्या ये संभव है कि यह महिला जानती थी कि ये कृपाण वज्र रेखाओं के गुणों को महसूस कर सकती है? हालांकि उन्होंने कहा, यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद है। महिला ने अपना सिर हिलाया, आप इतने कपटी हैं कि ऐसा नहीं कह सकते। मैं अब कृपाण नहीं बेचूंगा। अयान को लगा कि यह महिला सरल नहीं है, लेकिन अगर वह सचमुच उसे बताना चाहे कि उसने चाकू क्यों खरीदा तो यह असंभव होगा। बिजली मेरिडियन प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ थी, ये एक कृपाण के लिए कैसे उजागर हो सकता है?
अयान ने तुरंत एक और पेंटिंग निकाली और कहा, इस पेंटिंग की कीमत लगभग 700,000 सोने के सिक्कों के बराबर है। ये दूसरे दर्जे की स्नो सिकाडा घास के लिए है। इतना कहकर अयान ने स्नो सिकाडा घास उठाई और चला गया। स्नो सिकाडा घास एक खजाना था जिसे नीलामी घर द्वारा नीलाम किया गया था। बोली लगाने के बाद अयान ने खरीद अनुबंध पर निर्णय लिया था। महिलाएं अयान को नहीं रोक सकीं। नीलामी घर से निकलने के बाद अयान ने अपनी गति बढ़ा दी। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। उसे हमेशा यही लगता था कि उस रहस्यमयी महिला की कुछ और ही योजना थी। रास्ते में उसने चुपचाप अपने सामान्य कपड़े पहन लिए। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां एक मेज पर जिनसेंग सूप का भाप से भरा कटोरा रखे हुए प्रतीक्षा कर रही थी। मां। अयान के मन में वास्तविक अयान से संबंधित यादें और भावनाएं प्रकट हुईं, जिसके कारण उसने अनजाने में मां शब्द के स्थान पर अंतरंग शब्द मां का उपयोग किया। मां ने प्यार से अयान को अपने पास बैठा लिया। उसने अयान की कनपटी पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मां ने तुम्हारे लिए जिनसेंग सूप का एक कटोरा पकाया है। 3 घंटे हो गए हैं। अयान को गर्मी का फायदा उठाकर इसे पीना चाहिए। अयान ने अपनी मां को लंबी बीमारी से उबरते हुए और उनके हल्के पीले चेहरे को देखा। उसे तुरंत गले में जकड़न और नाक में खटास महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से कहा, बच्चा स्वस्थ है मां, इसे पी लो। मां ने प्यार से कहा, मूर्ख बच्चे, हाल के वर्षों में सेन वंश निराशा की स्थिति में आ गया है, जिससे तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। मां का दिल दुखता है जब वह ये देखती है। मां, बातें करना बंद करो। अयान अपनी मां को गले लगाने से खुद को रोक नहीं सकी। अयान, जिसने अपने पिछले जन्म में कभी मात्र प्रेम का अनुभव नहीं किया था, अपनी आंखें लाल होने तथा आंखों से आंसू बहने से खुद को रोक नहीं सका। उसे केवल यही महसूस हुआ कि ये जीवन सार्थक है। भले ही उसके पास कोई दिव्य प्रतिभा या बिजली मेरिडियन गुण नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक प्यार करने वाली मां का होना ही पर्याप्त था। उसकी मां ने अयान की पीठ को धीरे से थपथपाया जैसे कि बचपन में उन्होंने उसे दुलारा हो। अयान, आओ सूप पियो। अयान ने अपना सिर हिलाया। मां शराब नहीं पीती, और न ही मैं। मां को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, तो मैं इसका आधा पी लूंगी। अयान, ठीक है। ठीक है। अयान अपनी मां की गोद से अलग हुआ और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं। मां ने आधा कटोरा जिनसेंग सूप पी लिया और अयान को खुशी से देखा, क्योंकि उसने आधा कटोरा जिनसेंग सूप पी लिया था। तभी वह प्रसन्न मुस्कान के साथ खिल उठी। यह आधा कटोरा सूप संभवतः सबसे स्वादिष्ट जिनसेंग सूप था जिसे अयान ने अपने पिछले जीवन में कभी चखा था। इस समय अयान के कमरे के बाहर आंगन में एक पुराना पेड़ था। अर्धचंद्र वक्राकार हो गया। चांदनी रात में कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पेड़ पर एक औरत खड़ी थी। वह कांग्लोमेरेट पवेलियन नीलामी घर की रहस्यमयी महिला थी। महिला स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि कमरे में क्या हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे कोमल प्रकाश की परत से भर गईं। सही, कमरे में मां ने अयान से कहा, तुम्हारे दादाजी और अन्य लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं तो भूल ही गया। विश्राम के बाद अयान चले जाएंगे। मां पहले चली जाएगी। ठीक है, मैं मां को बाहर भेज दूंगा। अयान अपनी मां को दरवाजे से बाहर ले गई और पेड़ की ओर देखा, लेकिन वह खाली था। बाद में वह जल्दी से अपने दादा के कमरे में गया। दादाजी के अध्ययन कक्ष में परिवार के 3 बड़े लोग, उनके पिता और कुछ चाचा चर्चा कर रहे थे। अयान अंदर आया और बैठकर सुनने के लिए एक सीट ढूंढ ली। पहले तो यहाँ अयान जैसे जूनियर के लिए सीट नहीं थी, लेकिन चूंकि अयान ने सेन परिवार में विशेष योगदान दिया था, इसलिए अयान ने भी हाल ही में परिवार में हुई घटनाओं को सुना। बुजुर्गों की बातचीत सुनने के बाद अयान को आखिरकार पूरी कहानी पता चल गई। नगरपाल ने नवनिर्मित नए शहर में सेन वंश के लिए एक भूखंड का नक्शा तैयार किया, लेकिन यदि उस स्थान को उपयोग में लाया जाना था, तो इसमें कम से कम 1 से 2 वर्ष का समय लग जाता। इस छोटी सी अवधि में सेन कबीले निष्क्रिय नहीं रह सकते थे, इसलिए वे पुराने शहर में सेन कबीले की संपत्ति को वापस खरीदना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इस मामले में मायापुरी नगर के 3 बड़े कुलों ने बाधा उत्पन्न कर दी। चाहे सेन वंश ने संपत्ति को वापस खरीदने की कितनी भी कोशिश की हो, तीनों महान कुलों ने अपनी कीमतें और भी अधिक बढ़ा दी। बदमाशी। अयान ने गुस्से से मेज पटक दी। वे स्पष्ट रूप से हमारे सेन कबीले के पीछे हटने के रास्ते को बंद करने जा रहे हैं। चाहे वह अयान हो या रुद्र, अपने पिछले जन्म में वे व्यापारिक मामलों में कुशल नहीं थे। इसलिए यद्यपि बुजुर्ग लोग धार्मिक क्रोध से भरे हुए थे, अयान के पास उन्हें किनारे से सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटा अयान ने अचानक मुड़कर अयान की ओर देखा और कहा, नगरपालिका तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नगर के स्वामी को आपसे बात करने दीजिए। ये हमारे सेन वंश के उत्थान का एकमात्र अवसर है। अगर हम उन दुकानों के मकानों और जमीन के दस्तावेज नहीं पा सके, तो हमारा सेन कबीला। ठीक है, मैं कल सिटी लॉर्ड के साथ इस पर चर्चा करूंगा। अयान जानता था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वह ऐसा ही कर सकता था। अयान का जवाब पाकर कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पर काफी सुकून आ गया।
इस समय किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अयान के लिए चीजें मुश्किल बना सके। ये भी कहा जा सकता है कि सेन वंश अब केवल अयान पर निर्भर था। ठीक है, चलो यहीं रुकते हैं। छोटे अयान, यहीं रहो, बाकी सब लोग वापस चले जाओ। विक्रमसेन ने अपना हाथ हिलाया और अयान को अकेला छोड़ दिया। सबके चले जाने के बाद विक्रमसेन ने धीमी आवाज में कहा, छोटे अयान, तुम्हारी मार्शल आर्ट की साधना में हाल ही में बहुत अधिक सुधार हुआ है। आखिर क्या हो रहा है? अयान जानता था कि वह इस बात को छिपा नहीं सकता, इसलिए वह मानसिक रूप से तैयार था और बोला, दादाजी, दरअसल किसी ने चुपके से छोटे अयान की मदद की। ओह! विक्रमसेन चौंक गए। तो क्या उस व्यक्ति ने आपको गुप्त रूप से खेती के तरीके सिखाए और सिखाया कि कैसे खेती करनी है? वो व्यक्ति कौन है? अयान ने अपना सिर हिलाया। ये एक बूढ़ा सीनियर है, लेकिन छोटा अयान उसका नाम नहीं जानता। उन्होंने छोटे अयान को अपना शिष्य नहीं बनाया। हालांकि बूढ़े आदमी ने कहा कि वह मेरी प्रतिभा की कद्र करता है। वह पहले मेरा पालन पोषण करना चाहते थे। यदि मेरे भविष्य में कोई संभावना होती तो वह मुझे स्वीकार करने पर विचार करते। विक्रमसेन का चेहरा खुशी से भर गया। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए, तुमने हाल ही में जो ताकत और युद्ध कौशल दिखाया है, उससे दादाजी भी तुमसे कमतर होने में शर्मिंदा हैं। मैंने अनुमान लगाया कि आपके पीछे कोई विशेषज्ञ अवश्य होगा। फिर भी तुम्हें लगन से खेती करनी चाहिए। उनकी सद्भावना को बर्बाद मत करो। छोटा अयान समझता है, अयान ने आदरपूर्वक कहा। विक्रम ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, परिवार के मामलों की चिंता मत करो। बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। आपको मार्शल सिटी में चयनित होना होगा और उस वरिष्ठ को संतोषजनक उत्तर देना होगा। हाँ, अयान ने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह अयान अपने साथ सभी सामग्री और गोली बनाने की भट्टियां लेकर आया और द्वितीय श्रेणी की स्टोन स्किन पिल को परिष्कृत करने के लिए पीछे के पहाड़ पर पहुंचा। हालांकि इससे पहले उन्होंने फिर भी सिटी लॉर्ड आयुष सरदार को एक संदेश भेजा, जिसमें सेन कबीले की मदद के लिए अनुरोध का संकेत दिया गया था। सिग्नलिंग संचार का एक महंगा साधन था। ये सार से भरा एक प्रकार का टोकन था जिसे सीधे नगर स्वामी के भवन में भेजा जा सकता था। पीछे पहाड़ अयान ने एक गोली भट्टी स्थापित की और उसके सामने पत्थर की त्वचा की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रख दी। इस दुनिया में औषधालय एक बहुत ही महान पेशा था। उनकी युद्ध कलाएं भले ही बहुत मजबूत न हों, लेकिन उनका दर्जा असाधारण रूप से ऊंचा था। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य के पास पैसा और रुतबा होता है, उसी प्रकार एक दिन आप डॉक्टर की मांग करेंगे और एक मार्शल कलाकार निश्चित रूप से कीमियागर की मांग करेगा। गोलियों का मिश्रण एक गहन एवं अथाह ज्ञान था। ये बात केवल प्रतिभा पर निर्भर करती है, कड़ी मेहनत पर नहीं। यदि आप में प्रतिभा नहीं है, तो भले ही आप जीवन भर कड़ी मेहनत करें, आप निश्चित रूप से शुरुआती कीमियागर नहीं बन पाएंगे। अपने पिछले जीवन में अयान एक शिष्य उम्मीदवार था जिसे अनगिनत कीमियागर बेतहाशा छीनना चाहते थे। उन्होंने वास्तव में कुछ बहुत ही उच्च स्तरीय कीमिया तकनीकें सीखी थीं, लेकिन उनका ध्यान मार्शल आर्ट पर अधिक था। मैंने अपनी 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन खो दी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस जीवन में भी मुझ में गोलियां बनाने की प्रतिभा बची है। अयान ने भट्टी के सामने 3 गहरी सांसें लीं। सच कहें तो उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि वह इस जीवन में गोलियों को परिष्कृत कर सकेगा या नहीं। दूसरे दर्जे की गोली, स्टोन स्किन पिल, जटिल होने के साथ साथ सरल भी थी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि इसे किसने परिष्कृत किया। इसके घटक मात्र सतही ज्ञान है, अयान ने खुद से ही कहा। उसने सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को गोलियों की भट्टी में फेंक दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर का तापमान उसके दाहिने हाथ में प्रवाहित हुआ तथा उसने अपनी हथेली से गोली भट्टी की बाहरी दीवार पर थपकी दी। तार का पेड़ गोली भट्टी की बाहरी दीवार पर गिरा और उसमें मौजूद मौसम तुरंत गोली भट्टी में भर गया। लगभग उसी समय गोली भट्टी के नीचे आग उठ गई। भट्टी का तापमान तेजी से बाहरी दीवार को भेदकर अंदर तक पहुंच गया। पिछले मौसम के कारण तापमान बढ़ गया और गोली भट्टी के अंदर तैरने लगा, जिससे पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां गर्म हो गईं। गोलियों के मिश्रण में एक कीमियागर के लिए विचार करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। अग्नि की तीव्रता, आग की गति, भट्टी के खुलने का समय, औषधीय गुणों में परिवर्तन के बारे में कीमियागर की धारणा, उच्च तापमान पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की प्रतिक्रिया के हर विवरण को ध्यान में रखना पड़ता था। यदि वह इस ज्ञान को लिखना चाहते तो उन्हें डर था कि 1 दर्जन या उससे अधिक मोटी किताबें भी उसे समाहित नहीं कर पाएंगी। इस समय अयान की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। मौसम पर उनका बहुत मजबूत नियंत्रण था और उनकी ताकत की सटीकता दुनिया में दुर्लभ कही जा सकती है। लेकिन परेशानी यह है, धत्तेरी की, अयान ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं अब औषधीय गुणों में बदलाव महसूस नहीं कर सकता। लकड़ी की प्रतिभा गोली शोधन में एक बड़ी मदद थी। इससे अयान को हर आध्यात्मिक जड़ी बूटी के तापमान में होने वाले परिवर्तन को किसी भी समय महसूस करने की सुविधा मिली। हालांकि इस जीवन में वह पहले ही 5 तत्वों के जन्मजात गुणों को खो चुका था। यद्यपि आग को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था,
फिर भी वह स्पिरिट जड़ी बूटियों के अंदर के औषधीय गुणों को महसूस करने में असमर्थ था, न ही वह स्पिरिट जड़ी बूटियों के तापमान में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। इस तरह की धारणा के बिना गोलियों को परिष्कृत करना मूर्खता होगी। इस समय अयान आग पर काबू पाने में सक्षम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन आत्मिक जड़ी बूटियों के साथ क्या हो रहा था। नहीं, अंधाधुंध तरीके से शोधन जारी रखो, सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नष्ट हो जाएंगी। अयान के माथे पर पसीना आ गया। ये दुख की बात नहीं थी कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नष्ट हो गई, दुर्भाग्यवश उन्होंने गोली शोधन में अपनी प्रतिभा खो दी थी। जैसे ही वह असहाय होकर हार मानने वाला था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अचानक उस मौसम को, जो भट्टी के तापमान को बढ़ा रहा था, गरज और बिजली में बदल दिया। दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन की जन्मजात प्रतिभा ने अयान को बिजली की शक्ति को पूर्ण सटीकता के साथ नियंत्रित करने की अनुमति दी। गरज और बिजली ने उच्च तापमान को पार किया और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को तेजी से भेद दिया। अगले ही क्षण चमत्कार घटित हुआ। उन गड़गड़ाहट और बिजली की ऊर्जा ने वास्तव में आत्मिक जड़ी बूटियों को भेद दिया और आत्मिक जड़ी बूटियों के सबसे बुनियादी घटकों को अपोहित कर दिया। अयान चौंक गया और बोला, यह मैं सचमुच में। गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति ने आत्मा जड़ी बूटियों को भेद दिया, जिससे अयान को अपनी छाती में आत्मा जड़ी बूटियों में सबसे विस्तृत परिवर्तनों को समझने में मदद मिली। विस्तार का स्तर आणविक स्तर तक सटीक था। न केवल उसने अपनी रसायन विद्या की प्रतिभा नहीं खोई, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में आए परिवर्तनों के बारे में उनकी धारणा अभूतपूर्व थी। अयान को अविश्वास में गोली भट्टी के अंदर सब कुछ महसूस हुआ। ये स्पष्ट, संपूर्ण, सटीक और उत्तम था। जड़ी बूटियों को पहले से गर्म करने के बाद अयान ने तुरंत बिजली की शक्ति बढ़ा दी और भट्टी की आग को उच्च तापमान पर पहुंचा दिया। 1 घंटे बाद अयान ने अपनी हथेली भट्टी की बाहरी दीवार पर जोर से पटकी और भट्टी का ऊपरी हिस्सा तुरंत खुल गया। फूश 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 3 पीली गोलियां उसकी हथेली में घूम रही थीं और अयान ने ठंडी हवा का एक सांस अंदर लिया। द्वितीय श्रेणी की स्टोन स्किन पिल सफल रही, लेकिन इससे औषधीय शक्ति का जरा सा भी अंश नष्ट नहीं हुआ। इसे 3 गोलियों में परिष्कृत किया गया था। प्रत्येक ग्रेड की औषधीय गोली को 4 ग्रेडों में विभाजित किया गया था, अर्थात निम्न ग्रेड, मध्यवर्ती ग्रेड, उच्च ग्रेड और शीर्ष ग्रेड। जहां तक दूसरे दर्जे की स्टोन स्किन पिल्स की बात है जिन्हें अयान ने परिष्कृत किया था, वे सभी शीर्ष दर्जे की दूसरी श्रेणी की गोलियां थीं, शीर्ष दर्जे की दूसरी श्रेणी की गोलियां। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। अयान भावनाओं से भर गया क्योंकि उसने 3 उच्च श्रेणी की गोलियां पकड़ ली थीं। ये पता चला कि उनकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा इतनी स्वर्ग विरोधी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल कलाकार प्राचीन काल से लेकर अब तक इतने दुर्लभ थे। और यह स्वर्ग विरोधी प्रतिभा उसे गोली शोधन के मार्ग में भी बहुत बड़ी मदद दिला सकती है। दूसरे शब्दों में, उनके पिछले विचारों के अनुसार, यदि वह अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए खुद को एक गोली के रूप में इस्तेमाल करते, तो क्या सफलता की दर और भी अधिक नहीं होती। चूंकि यह मामला है, उसने 3 स्टोन स्किन पिल्स को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया और सिर हिलाया। शरीर को निखारने के लिए मुझे केवल थंडरबोल्ट वाइन्स की आवश्यकता है। ऐसा लगा कि उसका साहसिक विचार साकार हो सकता है और अयान को तुरंत बहुत खुशी महसूस हुई। हालांकि उसे थंडरक्लैप वाइन जैसी चीज कहाँ मिलेगी? इससे अयान दंग रह गया। वह मायापुरी शहर में प्रचुर मात्रा में मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से परिचित नहीं थे। सही, उसने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैं नगर प्रभु से पूछ सकता हूँ, वह मायापुरी शहर के प्रभारी हैं। ये सोचकर अयान तुरंत मायापुरी शहर की ओर चल पड़ा। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश करने के लिए वेलकम स्ट्रीट नामक एक व्यस्त व्यापारिक सड़क को पार करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करने वाले व्यापारी और मार्शल कलाकार यहां अपना सामान बेचते थे, जिससे ये सड़क सभी परिवारों के लिए जरूरी बन गई। उस समय सेन कबीले की इस सड़क पर 4 दुकानें थीं, जिनमें 2 हथियार की दुकानें, एक कवच की दुकान और एक स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकान शामिल थी। ठीक है, अयान सड़क पर चलते हुए मन ही मन सोचने लगा, दादाजी और बाकी लोग कुछ दुकानें वापस खरीदना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे यही हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सफल हुए हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं जाकर देखूंगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अयान एक स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकान पर पहुंचा। ये जगह पहले सेन कबीले की थी, लेकिन अयान ने दरवाजे से अंदर देखा तो दुकान में एक गोल मेज दिखाई दी। गोल मेज के चारों ओर स्पिरिट हर्ब शॉप का दुकानदार बैठा था। अन्य 2 पक्षों में उसके पिता और 2 चाचा थे। अयान अंदर आया और अपने पिता के पास बैठ गया। हालांकि उसने देखा कि उसके पिता की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। ऐसा लग रहा था कि बातचीत बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। क्या आप बहुत ऊंची कीमत नहीं मांग रहे हैं? अशोक सेन का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने गुस्से में दुकानदार से कहा, उस समय हमने ये दुकान तुम्हें केवल 70,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेची थी, लेकिन अब तुम 500,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। दुकानदार के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया।
उसने अयान की ओर उदासीनता से देखा। आज का दिन अतीत से अलग है। नया शहरी जिला खुलने वाला है। ये वेलकम स्ट्रीट भी इंच दर इंच है। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, नाव स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक महंगी हो जाएगी। इसके अलावा, यदि नगर स्वामी आपके सेन कबीले की मदद नहीं करता, तो मैं इसे आपको बेचता ही नहीं। अशोक सेन, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? अयान के एक चाचा ने अशोक सेन की ओर देखा। अयान ने अपने दिल में बहुत देर तक संघर्ष किया, फिर उसने एक आह भरी और कहा, 500,000 युआन 500,000 युआन है। मुझे ये दुकान चाहिए। चूंकि मामला ऐसा ही है, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। इंतजार। दो व्यक्ति अचानक दुकान के सामने आ गए। वे दुबे वंश के अनीश दुबे और 18 या 19 वर्ष की आयु की एक महिला थीं। जब अयान ने दुबे कबीले को आते देखा तो वह तुरंत उदास हो गया। वह जानता था कि दुबे कबीले के लोग सचमुच फिर से मुसीबत तलाशने आए हैं। अनीश दुबे दुकान में घुसे और दुकानदार के ठीक सामने बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दुबे कबीले ने इस दुकान को खरीदने के लिए 550,000 युआन की पेशकश की है। दुकानदार ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अयानंद की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, कोई आपसे ऊंची बोली लगा रहा है। अयान ने अनीश दुबे की ओर देखा और कहा, हमारे सेन वंश ने नगर के राजा से मदद मांगी थी, इसलिए दुकानदार यह दुकान बेचने को तैयार हो गया था। अन्यथा दुकानदार इसे बेचेगा ही नहीं। अनीश दुबे को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, निस्संदेह, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही सामान मिलेगा। हमारा दुबे कबीला आपके कबीले से अधिक बोली लगा रहा है। ये दुकान स्वाभाविक रूप से हमारे दुबे वंश की होगी। दुकानदार ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, भाई दुबे सही कह रहे हैं। जब अयान ने यह सुना, तो वह केवल निर्दयतापूर्वक कह सका, तब हमारा सेन कबीला 570,000 युआन का भुगतान करेगा। बहुत कंजूस, अनीश दुबे ने मजाक करते हुए कहा, हमारा दुबे कबीला 600,000 युआन का भुगतान करेगा। आप? अयान ने अनीश दुबे की ओर इशारा करते हुए कहा, अवाक। मुझे क्या हुआ है? अनीश दुबे ने अपने पैर क्रॉस करके व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके सेन कबीले की चारों दुकानों में से कोई भी वापस नहीं ली जाएगी। इस समय लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार पर आया, लेकिन वे सेन कबीले के 3 बुजुर्ग थे। अयान जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, बड़े अंकल, तीसरे अंकल, चौथे अंकल, वहां क्या हाल है? तीनों बुजुर्गों के चेहरे बेहद कुरूप थे। ये स्पष्ट था कि वे नाराज थे। बड़े बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा, बाकी 3 दुकानें दुबे कबीले के अग्रवाल कबीले और दीवान कबीले ने बर्बाद कर दी हैं। हम उन्हें नीचे उतारने में असमर्थ रहे। ये सुनकर अयान शांत हो गया और उसका कलेजा ठंडा पड़ गया। दुबे अग्रवाल दीवान और अन्य 3 परिवारों ने मिलकर सेन परिवार से निपटने का काम किया। भले ही अयान इसे खरीदने के लिए अधिक पैसा खर्च करने को तैयार था, लेकिन वह 3 परिवारों के वित्तीय संसाधनों का सामना कैसे कर सकता था? अयान एक तरफ बैठा सुन रहा था। जब बात यहां तक पहुंच गई तो अयान का दिल गुस्से से भर गया। पिता, अयान खड़ा हुआ और फुसफुसाया, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम वापस जाकर दुकान खरीदने के बारे में निर्णय लेने से पहले इस बारे में चर्चा करें। अयान को ये बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि यह मामला पहले ही एक गतिरोध पर पहुंच चुका है। इसके समन्वय के लिए उन्हें बाहरी लोगों की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। शायद वह नगर प्रभु से बात कर सके। अयान असहाय था और दुकान से बाहर निकलते समय केवल आहें भर रहा था। आप? अयान कौन है? इसी दौरान दुकान में मौजूद दुबे परिवार भी वहां आ गया। अनीश दुबे के पास हमेशा खड़ी रहने वाली महिला ने पूछा। अयान ने पलटकर उसकी ओर देखा तो वह 18 या 19 साल की थी और बहुत सुंदर थी। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह थी कि वह जियानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। मैंने आपके बारे में सुना है। महिला मंद मंद मुस्कुराई और अपना दाहिना हाथ अयान की ओर बढ़ाया। मैंने सुना है कि आपने सेन वंश का भारी बोझ अकेले ही उठा लिया है। मैं आपके चरित्र की बहुत प्रशंसा करती हूँ, उसने कहा। मेरा नाम सरिता दुबे है। हम 1 महीने में शहर के चयन में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तब बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अयान एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसने फिर भी सरिता दुबे का हाथ पकड़ रखा था। ये सरिता दुबे दिनेश दुबे की तरह घमंडी और दबंग नहीं थी, इसलिए इसे स्वीकार करना आसान लग रहा था। इसी समय अचानक बगल से एक धीमी सी आवाज आई, जिसके बाद एक दयनीय चीख सुनाई दी। अचानक एक आकृति बाहर से पीछे की ओर उड़ी और अयान के पैरों के पास आकर रुकी। अयान ने अपने पैरों के नीचे पड़े उस आदमी को गौर से देखा जो गंभीर रूप से घायल था और खून की उल्टियां कर रहा था। वह वास्तव में प्रथम एल्डर लुकास सेन के पोते थे। लुकास सेन। महान बुजुर्ग हैरान थे और जल्दी से लुकास सेन की मदद करना चाहते थे। अयान ने लुकास सेन को खींचकर ऊपर उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चचेरे भाई, आप कैसे हैं? इससे पहले कि अयान अपनी बात पूरी कर पाता, भीड़ के बीच से अचानक मौसम की एक किरण उसकी ओर चमकी। शुरुआती मौसम का लक्ष्य लुकास सेन था। अयान तुरंत क्रोधित हो गया। लुकास सेन को किसने पुरस्कृत किया?
वह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से क्षमाशील नहीं था और वह वास्तव में अभी भी उनका पीछा कर रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में अयान ने अपना हाथ उठाया और मौसम को दूर भगा दिया। अचानक भीड़ में से ठंडी सांस की आवाज आई। वह पहला दिन था। क्या वह सचमुच अयान के थप्पड़ से उड़ गया था? अयान ने मौसम की दिशा में देखा और दिनेश दुबे को देखा। दिनेश दुबे अभी भी भयावह ढंग से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। उन्होंने अयान की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम जियानटियन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कब पहुंचे? दिनेश, अयान ने दांत पीसकर हाथ ऊपर उठाया। यह मौसम कोई मजाक नहीं था। जब अयान जियानटियन प्रथम स्तर पर था, तो वह आसानी से दिनेश दुबे को हरा सकता था। अब अयान पहले से ही एक जियानटियन 3 लेयर मार्शल कलाकार था। इस मौसम में दिनेश दुबे की कुछ पसलियां निश्चित रूप से टूट सकती हैं। दिनेश दुबे के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। बहन, जल्दी से मुझे बचाओ। लगभग उसी समय सरिता दुबे ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। एक मजबूत जियानटियन उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गया, जिससे वह जियानटियन जिस पर अयान ने हमला किया था, उड़ गया। अयान ने जरा भी संकोच नहीं किया। जब सरिता दुबे ने उसे उड़ा दिया तो वह पहले ही भागकर बाहर आ चुका था। अयान ने सरिता दुबे को घेर लिया और दिनेश दुबे की छाती पर मुक्का मारा। अयान, रुको! सरिता दुबे ने भौहें सिकुड़ी और अयान की कलाई पकड़ ली। इसके अलावा उसने अपने हाथ में जियानटियन क्यूई की 8वीं परत का इस्तेमाल किया। उसके हाथ की ताकत आश्चर्यजनक थी। उसे यकीन था कि अयान उसकी कलाई से आज़ाद नहीं हो सकता, इसलिए उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। क्लिंकर, अयान ने गुप्त रूप से अपने पिछले मौसम को बिजली की शक्ति में परिवर्तित कर दिया और इसकी शक्ति तुरंत दोगुनी होकर कुल 4600 जिन हो गई। सरिता दुबे के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कलाई हिलाई और फुसफुसाया, सांप के हाथ को पकड़ लो। उसी समय सरिता दुबे ने अपने हाथ में जो जियानटियन बांध रखा था, वह अचानक एक खूंखार अजगर में बदल गया और अयान की कलाई को कसकर जकड़ लिया। अयान की विस्फोटक शक्ति दोगुनी हो गई, लेकिन वह मुक्त होने में असमर्थ था। किसी को यह जानना होगा कि जियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ताकत को अब केवल ताकत से नहीं मापा जा सकता है। जियानटियान वास्तव में एक मार्शल कलाकार की अपनी ताकत को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह न केवल किसी की ताकत बढ़ाने के लिए मौजूद था, बल्कि इसकी एक और भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वह थी एक मार्शल कौशल को सक्रिय करना। उसके 8वें स्तर के जियानटियन क्षेत्र ने उसे एक बार में और भी अधिक जियानटियन क्यूई का उपयोग करने की अनुमति दी। जहां तक तथाकथित सांप पकड़ने वाले हाथ का प्रश्न है, ये स्पष्ट रूप से एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक मार्शल कौशल था। इस समय अयान के पास केवल थंडरक्लैप मार्शल स्किल का एक ही तुरुप का पत्ता था। वह इसका सहजता से उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह युद्ध कौशल के मामले में सरिता दुबे का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह केवल अपने दांतों को भींच सकता था और अपनी ताकत को 3 गुना करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर सकता था। इस बार अयान की ताकत 6900 जिन तक बढ़ गई। यद्यपि सरिता दुबे ने अपने शक्तिशाली युद्ध कौशल से अयान की ताकत को बलपूर्वक रोक दिया था, फिर भी ये लगभग 7000 जिन की ताकत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। अयान ने अपनी कलाई हिलाई और सीधे सरिता दुबे के दाहिने हाथ को धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिनेश दुबे को थप्पड़ मार दिया। दिनेश दुबे पहले ही भागने लगा था, लेकिन अयान और सरिता दुबे ने बहुत तेजी से लड़ाई की, जिससे दिनेश दुबे केवल 5 या 6 कदम दूर रह गया। अयान ने सरक कर देखा कि उसकी हथेली दिनेश दुबे की पीठ पर अंकित होने ही वाली थी, और परेशान करने वाली सरिता दुबे ने उसे फिर से पकड़ लिया। उसने अयान का हाथ पकड़ लिया। उसके इस खिंचाव ने अयान की ताकत को काफी पीछे खींच लिया। दुर्भाग्य से उसने अयान से थोड़ी देर बाद कार्रवाई की, और अयान की हथेली अभी भी दिनेश दुबे की पीठ पर थी। दिनेश दुबे ने मुंह में खून थूका और बाहर उड़ गया। अयान, तुम! सरिता दुबे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अयान की नाक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मैंने सोचा था कि तुम एक जिम्मेदार आदमी हो, लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतने आक्रामक हो जाओगे। मैंने अपने पारिवारिक झगड़े को एक तरफ रख दिया है और आपकी प्रशंसा करता हूं। मैंने सचमुच गलत व्यक्ति को देखा। अयान की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, यह स्पष्ट रूप से दिनेश दुबे था जिसने पहले मेरे चचेरे भाई को घायल किया था, लेकिन मुझे केवल अपने चचेरे भाई का बदला लेने के लिए ही माना जा सकता है। सरिता दुबे, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल तुम्हारा दुबे वंश ही दूसरों को घायल कर सकता है? हमारे सेन कबीले का जवाबी हमला आक्रामक हो गया है। सरिता दुबे गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, आपके दांत और जुबान वाकई बहुत तीखे हैं। एक वयस्क आदमी का मुंह इतना तीखा होता है, उसका पेट बहुत छोटा होता है। अयान ने गहरी भौहें सिकोड़ी। मुझे यह मत बताइए कि मैं आपके द्वारा मेरे आक्रामक होने के लिए की गई निंदा का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। हालांकि अयान ने आगे कुछ नहीं कहा। चूंकि दाव अलग था, इसलिए उसने कोई षड्यंत्र नहीं किया। इस बार अयान की सरिता दुबे के प्रति बनी एकमात्र अच्छी छवि भी नष्ट हो गई। छोटा अयान, उसके पीछे लुकास सेन ने अयान का कंधा पकड़ लिया।
उसने अयान को कृतज्ञता भरी नज़र से देखा और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। अयान ने सिर हिलाया। यद्यपि परिवार में लुकास सेन के साथ उनका टकराव था, फिर भी वे बाहरी लोगों को सेन परिवार पर धौंस जमाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। इसी समय भीड़ के बाहर से लोगों का एक और समूह अंदर आया। वे सभी 18 या 19 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाएं थे। इन लोगों को देखकर अयान का दिल धड़क उठा। अयान ने उनमें से दो नेताओं के बारे में सुना था। एक थे अग्रवाल वंश से जेम्स अग्रवाल और दूसरे थे दीवान वंश से आशीष दीवान। जेम्स अग्रवाल दुबले पतले थे और उनकी नाक टेढ़ी थी। वह अमित्र लग रहा था और एक जियानटियन 8वीं परत विशेषज्ञ था। आशीष दीवान तो और भी अधिक शक्तिशाली थे। वह लंबा और मजबूत था, 2 मीटर लंबा। उसके पीछे एक तलवार थी। वह 6 शहरों में अपने युग के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। स्वर्गीय जियानटियन 9वीं परत की ताकत के साथ उसका आधा पैर पहले ही मूल क्षेत्र में कदम रख चुका था। ये भी कहा जा सकता है कि आशीष दीवान पहले से ही मायापुरी शहर में क्षैतिज रूप से चलने में सक्षम थे और किसी ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। ये सभी लोग युवा मार्शल कलाकार थे जो अयान से 2 से 3 साल बड़े थे और वे शीर्ष विशेषज्ञ भी थे जो मार्शल डाउ सिटी के चयन में भाग लेने वाले थे। आशीष दीवान की नाक चौड़ी थी और उनका मुंह बेहद शांत दिख रहा था। उन्होंने सरिता दुबे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सरिता दुबे, क्या कोई तुम्हारे साथ परेशानी की तलाश में है? इस व्यक्ति का स्वर क्रोध से भरा था, जिसका अर्थ था कि उसका पिछला मौसम बहुत समृद्ध था। सरिता दुबे के हीरो का जोड़ा लाल था और चेहरा शर्मीला था। ऐसा लगता था कि आशीष दीवान के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता असाधारण था। भाभी, बस इतना कह दो कि भैया आपकी मदद करेंगे। जेम्स अग्रवाल हंसे। सरिता दुबे का चेहरा और भी लाल हो गया और वह बोली, बकवास मत करो। आशीष दीवान सरिता दुबे के हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये ठीक है। मेरे रहते हुए कोई भी आपके दुर्भाग्य की तलाश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या ये वही है? जेम्स अग्रवाल ने अपने कान खोदे और लापरवाही से अयान की नाक की ओर इशारा किया। सरिता दुबे ने अयान को जटिल भाव से देखा और झिझकते हुए कहा, दरअसल हम दोनों, तो वह सही है। जेम्स अग्रवाल ने सरिता दुबे की बात पूरी होने तक का इंतजार भी नहीं किया। उसने सीधे एक लंबी तलवार निकाली और अयान पर वार कर दिया। इस जेम्स अग्रवाल के पास जियानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत थी। उसकी तलवार के वार से वास्तव में एक भयानक तलवार निकली जो 5 मीटर से भी अधिक लंबी थी। जब अयान ने तलवार क्यूई देखी तो उसका दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत ही विस्फोटक बल को 3 गुना बढ़ा दिया और मुक्के मारे। उसी समय उसका शरीर तेजी से बाईं ओर उछल गया। अयान का जियानटियन मुट्ठी के आकार में संघनित हो गया, जिसमें 6000 किलोग्राम की शक्ति थी, जब वह जेम्स अग्रवाल की तलवार क्यूई से टकराया। हालांकि अयान का पिछला मौसम जेम्स अग्रवाल की तलवार क्यूई द्वारा मौके पर ही काट दिया गया था। परिणामस्वरूप तलवार की क्यूई की शक्ति आधे से अधिक कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी वह उड़ी और 5 से 6 मीटर दूर जमीन में भयंकर रूप से कट गई। जमीन पर तुरंत ही एक गहरी दरार पड़ गई। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए जेम्स अग्रवाल से लड़ना बहुत मुश्किल था। यद्यपि अयान की शक्ति प्रस्फुटित हुई, परंतु ये कई 100 जिन वजन के वृक्ष को 10 जिन वजन की तीखी तलवार पर फेंकने के समान था। यद्यपि यह तेज तलवार हल्की थी, फिर भी यह आसानी से पेड़ों को काट सकती थी। हालांकि आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल के हाव भाव भी थोड़े बदले हुए थे। आशीष दीवान ने गहरी आवाज में कहा, एक जियांटियन 3वीं परत का बच्चा वास्तव में जेम्स अग्रवाल की तलवार के वार को चकमा दे सकता है? जेम्स अग्रवाल ने अयान की ओर देखकर हंसते हुए कहा, ठीक है बच्चे, मैंने सुना है कि तुम अपनी कक्षा में अव्वल हो। ऐसा लगता है कि आप अपना गर्व प्रदर्शित कर रहे हैं। आज एक वरिष्ठ के रूप में मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम आकाश और पृथ्वी को न जान सको। दुबे के दो पक्षों के बीच संघर्ष मूल रूप से दिनेश द्वारा लुकास सेन को धमकाने के कारण हुआ था। सरिता दुबे भी इस तलवार कांड को लेकर बहुत स्पष्ट थीं। हालांकि सरिता दुबे ने केवल एक जटिल चेहरे के साथ लड़ाई को देखा और जेम्स अग्रवाल, एक वृद्ध व्यक्ति, को अयान, एक छोटे किशोर पर हमला करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। ये सुनकर अयान अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो सोचा था कि सरिता दुबे औरों से अलग होगी। अंततः वह केवल सांपों और चूहों का घोंसला बनकर रह गई। जेम्स अग्रवाल जोर से हंसे, बच्चा, देखते हैं इस बार तू कितना घमंडी है। इसके साथ ही जेम्स अग्रवाल ने अपनी तलवार निकाली और अयान पर वार कर दिया। ये तलवार तीखी और कठोर थी, तथा इसके साथ हवा की कानभेदी ध्वनि भी थी। ये तो अभी की तलवार क्यूई से भी अधिक शक्तिशाली है। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उसके पैरों में पहली बार ठंडक पहुंची। पहला मौसम अचानक भड़क उठा, जिससे उसका शरीर तेजी से एक ओर को धकेल दिया गया। तलवार ने अयान की दाहिनी भुजा को झकझोर दिया और अयान की आस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। जेम्स अग्रवाल भी उनके पीछे पीछे आए और कूद पड़े।
उसके हाथ में पकड़ी तलवार ऊपर से नीचे गिर गई और वह चिल्लाया, उड़ते बादल का वार। यह उड़ता हुआ बादल स्लैश अत्यंत शक्तिशाली था। जेम्स अग्रवाल ने तुरंत 2 तलवारों से हमला कर दिया। तलवार क्यू की 2 किस्में अचानक हवा में मिल गईं और भी अधिक हिंसक और विशाल तलवार क्यू में बदल गईं। 5 मीटर ऊंची तलवार क्यू को एक साथ मिलाकर 8 मीटर ऊंची तलवार क्यू बनाई गई। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। अयान ने अभी तलवार के वार को चकमा दिया था कि तभी उससे भी बड़ी तलवार क्यू उसकी ओर बढ़ी। वह बच नहीं सकता। आशीष दीवान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कहा। सरिता दुबे के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह चौंक कर बोली, जेम्स अग्रवाल नहीं मार सकता। वह अयान शहर के चयन में भाग लेने जा रहा है। हालांकि उसके लिए ये शब्द कहने में बहुत देर हो चुकी थी। सभी ने सोचा कि अयान को तलवार की मार पड़ेगी और भले ही वह न मरे फिर भी उसे अपना एक हाथ काटना पड़ेगा। चूंकि अयान जल्दी में था, उसने तुरंत अपने शरीर में मौजूद जियानतयान क्यूई को गड़गड़ाहट और बिजली में बदल दिया। इसके अलावा गड़गड़ाहट और बिजली सफ़ेद थी। उन्होंने अपने पैरों के नीचे सफ़ेद ज्वाला बिजली की शक्ति का उपयोग करके उसे संघनित किया और मायापुरी की सड़क पर लात मार दी। उन्होंने देखा कि मायापुरी के फुटपाथ पर एक धीमी सी ध्वनि के साथ कदम रखा गया था और वह लगभग 1 मीटर व्यास वाले गड्ढे में धंस गया था। जहां तक अयान का सवाल है, तो भयावह प्रतिक्रिया के कारण वह सीधे एक प्रतिरूप में बदल गया और एक झटके के साथ वही गायब हो गया। वह चकमा दे रहा है। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल ने एक दूसरे को देखा और उनमें से किसी को भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। वो रहा वो। आशीष दीवान की आंखें तेज थीं और उनकी नज़र अचानक ऊपर उठ गई। सभी लोग जल्दी से उसके पीछे भागे, लेकिन देखा कि अयान एक 2 मंजिला रेस्तरां की छत पर खड़ा था। इतनी तेजी! सरिता दुबे ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। अभी अयान की गति वास्तव में उसके जैसी जियानटियन 8वीं परत विशेषज्ञ को भी पकड़ने में असमर्थ थी। छत पर अयान की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पास सफ़ेद ज्वाला बिजली की शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिजली की लौ की शक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। उसने बिजली का एक बोल्ट अवशोषित कर लिया था, लेकिन वह उसका केवल 20 से 30% ही अवशोषित कर पाया था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने थोड़ा कम प्रयोग किया था। इस समय अयान के शरीर में केवल 80% कीमती बिजली शक्ति शेष थी। अयान ने मन ही मन आह भरी। यदि वह बिजली के स्रोत को अवशोषित कर सके, तो बिजली की शक्ति अनंत होगी। ये बच्चा बहुत दुष्ट है। जेम्स अग्रवाल ने दांत पीस लिए। उनकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। पहले तो जेम्स अग्रवाल केवल अयान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब जब उसने अयान की ताकत देखी तो उसे पता चल गया कि अयान को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था भागो। जेम्स अग्रवाल ने अपनी तलवार निकाली और नीचे काट दिया। फ्लाइंग क्लाउड स्लैश। अयान के माथे की नसें उभर आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी चकमा देने के लिए बिजली की शक्ति बर्बाद कर रहा था? यदि उसने बिजली की शक्ति का प्रयोग न किया होता तो उसे मार डाला गया होता। युवा मास्टर सेन, चाकू ले लो। इस महत्वपूर्ण क्षण में जैसे ही जेम्स अग्रवाल अपनी तलवार खींचने वाले थे, तारों की नदी के समान एक दीप्तिमान आवाज वहां गूंज उठी। यह नीलामी घर की रहस्यमयी महिला थी। महिला पहले से ही भीड़ के पीछे खड़ी होकर लड़ाई देख रही थी। इस समय यह वही थी जिसने नीलामी घर की अजीब काली ब्लेड को अयान की ओर फेंका था। अयान पहले तो इस रहस्यमयी महिला के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय वह कोई विकल्प नहीं चुन सकता था। वह केवल रहस्यमयी काली कृपान ले सकता था और बिना किसी हिचकिचाहट के कृपान में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को मिला सकता था। जेम्स अग्रवाल की तलवार क्यूई पर वार कर सकता था। अयान उस हथियार के साथ बिजली की शक्ति को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने जवाबी हमले के लिए केवल साधारण बिजली की शक्ति का ही उपयोग किया। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि ये काला ब्लेड कितना शक्तिशाली है। इसके बाद जो हुआ उसकी अयान को उम्मीद नहीं थी। जब काली कृपान गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के संपर्क में आई तो उसकी ऊंचाई वास्तव में कई गुना बढ़ गई। यह मूलतः एक निम्न श्रेणी का नश्वर हथियार था, लेकिन गड़गड़ाहट और बिजली के प्रभाव के कारण इसका स्तर मध्यम श्रेणी के नश्वर हथियार तक पहुंच गया। नहीं, इसमें अभी भी सुधार हो रहा है। उच्च श्रेणी का नश्वर क्षेत्र, निम्न आत्मा चरण, मध्यवर्ती आत्मा चरण, उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टेज। अच्छा, इतनी तेजी! अयान को बहुत धक्का लगा। ये काला कृपान वास्तव में एक ही विचार के भीतर एक उच्च श्रेणी की आत्मा ग्रेड तक बढ़ गया था। जहां तक कृपान क्यूई की बात है जिसे उसने काटा था, कृपान क्यूई की सतह छोटी विद्युत धाराओं से ढकी हुई थी जिन्हें नंगी आंखों से देख पाना कठिन था। हवा में अयान की कृपान क्यूई जेम्स अग्रवाल की तलवार क्यूई से टकरा गई। एक जोरदार विस्फोट के साथ ऊर्जा की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे नीचे लड़ाई देख रहे सभी लोग उड़ गए और बेतहाशा नाचने लगे। जहां तक कृपान क्यू और तलवार क्यू का प्रश्न है, वे वास्तव में एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। जेम्स अग्रवाल अचंभित रह गए।
उन्होंने जो फ्लाइंग क्लाउड स्लैश का प्रयोग किया वह एक मार्शल कौशल था। क्या अयान ने केवल शुद्ध युआन क्यूई का उपयोग वार करने के लिए किया था, फिर भी वह वास्तव में अपनी तलवार क्यूई को रद्द करने में सक्षम था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी नज़र अयान की काली तलवार पर पड़ी। जाहिर है, हर किसी ने सोचा कि यह अयान की अपनी ताकत नहीं, बल्कि काली कृपाण थी जिसने अकल्पनीय भूमिका निभाई। यहाँ तक कि उपस्थित अधिकांश लोगों ने काले कृपाण के प्रति अप्रतिबंधित लालच प्रकट किया। अयान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे काली कृपाण तुरंत पसंद नहीं आई। इसके बजाय वह आश्चर्य से उस रहस्यमयी महिला को देखने लगा। कुछ गलत है, कुछ गलत है। क्या इस कृपाण को वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से उन्नत किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, ये कृपाण लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा का परीक्षण कर सकता है। उस क्षण अयान को ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बैठ गया है। अच्छा नहीं, उजागर। निश्चित रूप से रहस्यमयी महिला का चेहरा भी आश्चर्य से भरा था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से खिल उठी थी जिसे अयान समझ नहीं सका। जेम्स अग्रवाल ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा बेटा, क्या तुम्हें कोई कीमती हथियार मिल गया है? मेरा उड़ता हुआ बादल स्लैश अब आपसे निपट नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मुझे आपके हथियार की शक्ति का अनुभव करने के लिए एक मजबूत मार्शल कौशल का उपयोग करने दें। इतना कहकर जेम्स अग्रवाल ने अपनी तलवार उठाई और फिर अचानक उनका हाथ कांप उठा। उसने देखा कि जियानतियान क्यू उसकी दाहिनी बांह पर लहरों के रूप में उसकी कलाई की ओर लुढ़क रही है। बज़ बज़। जेम्स अग्रवाल के हाथ में तलवार लहरदार युआन क्यूई की धड़कन के तहत दहाड़ने लगी और तलवार की चमक अधिक से अधिक तीव्र हो गई। पवन मध्याह्न प्रतिभा। अयान ने भौहें सिकोड़ी। पता चला कि जेम्स अग्रवाल के पास मॉर्टल ग्रेड विंड मेरिडियन की प्रतिभा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तलवार की शक्ति इतनी भयंकर थी। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि अयान की दिव्य श्रेणी की बिजली की नसें कितनी प्रभावशाली थीं। ये वास्तव में दिव्य ग्रेड के इस स्वर्ग विरोधी सहज स्तर के कारण था कि अयान 5 छोटे क्षेत्रों को पार करने और जेम्स अग्रवाल की फ्लाइंग क्लाउड स्लैश मार्शल तकनीक का मुकाबला करने के लिए शुद्ध युआन क्यूई हमलों का उपयोग करने में सक्षम था। रुकना। इसी समय एक जोरदार विस्फोटक चीख सुनाई दी।